हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज हम आपके साथ लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा बायो का चैप्टर है. सो लेट्स गो थ्रू इट. ओके, so in the previous chapter we looked at life process involved in the maintenance functions in the living organisms. तो आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा कि हमें भी किसी भी लाइफ या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर लाइफ में जीना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस उनके लिए जरूरी हैं और कौन कौन से फंक्शंस हमने स्टडी किए लास्ट चैप्टर में. एंड देयर वी हैड स्टार्टेड विद द नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग, अगर हमें कोई भी चीज मूव करती हुई नजर आएगी तो वो जिंदा है, अलाइव है. तो सम ऑफ दिस मूवमेंट्स आर इन फैक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. तो ये जो मूवमेंट है वो किस वजह से होते हैं? कि कोई भी जो लिविंग थिंग है वो ग्रोथ ले रही है, जैसा कि प्लांट्स में हमने देखा. सो अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो. जैसे एक सीड है वो जर्मिनेट करता है, देन ग्रो कर जाता है प्लांट में. एंड व्हेन वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज. पहले सीड था, देन सीडलिंग बना, देन प्लांट बन गया. एंड इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट. और फिर उसने सॉइल को पुश करके अपनी जगह बनाई और वो बाहर आ गया. तो ये क्या था, इसका स्टेजेस थे इसके. बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप, बट कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो भी नया प्लांट है जो ग्रो कर रहा है वो एक लेवल पे आकर अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. सो दीज मूवमेंट वुड नॉट हैपन. तो ये सारे मूवमेंट नहीं हो पाते. ठीक है. सो सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ. तो कुछ कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं जो ग्रोथ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. लाइक कैट रनिंग कर रही है, चिल्ड्रन झूलों पर झूल रहे हैं, बफेलोज च्यू करती है कड को, जो कि आपने अपने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था. एंड दीज आर नॉट मूवमेंट कोज्ड बाय ग्रोथ. तो ये जो मूवमेंट है ये है तो मूवमेंट, लेकिन ये ग्रोथ की वजह से नहीं है कि वो खाना चबा रही है अपना, कैट रनिंग कर रही है और चिल्ड्रन जो झूले झूल रहे हैं. ये ग्रोथ का रीजन नहीं है, ये मूवमेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हैं. Now why do we associate such visible movement with life? तो हमारी लाइफ में ये जो मूवमेंट्स है डिफरेंट काइंड्स के, ये हमें एसोसिएट यानी लिंक क्यों करने हैं सो लाइफ से अपनी. अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर हमारा फर्दर आपकी डेफिनेशन आई कि आपको कैसे लगता है कि वी थिंक ऑफ मूवमेंट. जब हम किसी मूवमेंट के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है. यानी कि अगर मैं किसी गाड़ी के मूवमेंट की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये था पहले गाड़ी किसी और पोजीशन पर खड़ी हुई थी और आगे जाके वो किसी और पोजीशन पे आ गई, जिसका मतलब था कि उसकी क्या चेंज हुई है एनवायरमेंट से, उसकी पोजीशन या रिस्पॉन्स की वजह से, उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से वहां पर मैंने मूव किया, तो मेरा ये मूवमेंट माना गया. सो द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस. हो सकता है जो कैट भाग रही है उसने माउस देखा हो. नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट रीजन क्या है उसके मूवमेंट का, बट हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड सपोज कर सकते हैं. वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज टू चेंज देयर एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो परफॉर्म क्यों करते हैं मूवमेंट? अपने अडेप्टेशंस को चेंज करने के लिए, अपने एनवायरमेंट को चेंज करने के लिए. अगर एक जानवर यहाँ से वहां गया है तो उसने अपने एनवायरमेंट को चेंज करना था, इन सर्च ऑफ फूड गया है वो, और भी किसी चीज के लिए जा सकता है अडेप्टेशंस को चेंज करने के लिए. सो प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन. आप सभी को पता है प्लांट्स जो होते हैं सन की शाइनिंग की वजह से वो अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट की वजह से. तो चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग. बच्चे झूला झूलते हैं अपनी खुशी के लिए. बफेलोज च्यू कड करती है ताकि उसका जो टफ खाना है, वो कॉम्प्लेक्स जो उसका खाना है वो बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाए और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए. सो वेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज, तो जब हमारी आंखों में ब्राइट लाइट पड़ती है, वेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं, एंड यहाँ पर दिया हुआ है वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट. तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करती है. एंड विद द मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, तो हमारी बॉडी ने कैसे डिटेक्ट किया और कैसे रिस्पॉन्स को चेंज करके हमने कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स करके हमने एनवायरमेंट के चेंजिंग का फील कर लिया हमने सेंस ऑर्गन्स के. जैसे मैंने एकदम से किसी गर्म चीज को टच किया तो मेरा रिस्पॉन्स क्या था, मैंने उस हाथ को अपने सेंस करके, अपनी स्किन से सेंसेस लेकर वहां से फटाफट से अपना हाथ रिमूव कर दिया. तो यहाँ पर ये था कि मैंने रिस्पॉन्स क्यों किया, क्योंकि मेरे पास वहां पर
इन्वायरमेंट का एकदम से चेंज आ गया। अभी मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे ही मैंने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट फील हुआ, जिसकी वजह से मेरा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा जल्दी से देखने को मिला। इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, तो अगर हम इसके बारे में सोचें तो इट बिकम अपेरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, तो ये सारे रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग की बॉडी क्यों करती है, क्योंकि इन्वायरमेंट उसका चेंज हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल मेरे लिए सुटेबल है, लेकिन मैं किसी ऐसी ठंडी जगह पर चली जाऊँ तो मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ और मेरे रिस्पॉन्स भी वहाँ चेंज हो जाएंगे। मैं ऐसे नॉर्मली नहीं बैठी होंगी, मेरे रिस्पॉन्स होंगे, मुझे ठंड लगेगी, मैं कोई ईजिली वर्क नहीं कर पाऊंगी। सो यहाँ सब कुछ आपका डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे, तभी आपका जो रिस्पॉन्स है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। So it is carefully controlled. Each kind of a change in the environment evoke as an appropriate movement. तो environment change यानी कि आपका response भी change होगा और उसी की वजह से आप कोई movement perform कर पाओगे। So when we talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. अगर दोस्तों से बात करनी होती है, ऐसे चिल्ला के बात नहीं करते हो, उनको खुसफुसा कर बात करते हो, आराम से बात करते हो। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट, क्योंकि अगर आपने चिल्ला के बात करी तो टीचर आपको ट्रिगर कर देगा, आपको टारगेट बना के बोलेंगे कि आपने ये करा, ऐसे किया। तो क्लियरली आपके डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप स्कूल में किसी टीचर की आप पर नजर नहीं है तो आप चिल्ला के भी बात करोगे। आपका लंच ब्रेक जो होता है उसमें आप चिल्ला कर बात कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, आपका गेम्स पीरियड होता है वहां आप एंजॉय कर सकते हो। बट अगर इफ यू आर इन क्लास तो आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि टीचर आपको फिर ट्रिगर कर सकता है। तो इसीलिए आपने क्या नोटिस किया कि रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करा, एनवायरमेंट पे, कि आपके ऊपर कैसा एनवायरमेंट, आपके ऊपर कैसा प्रेशर बना हुआ है। So therefore such controlled movement must be connected to the recognition of various events in environment. तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसे कंट्रोल्ड मूवमेंट भी होते हैं जो हमारी बॉडी से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसी से हम पता लगा सकते हैं एनवायरमेंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। So in other words, living organism must use systems providing control and coordination. तो लिविंग, कोई भी लिविंग हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हम हो, तो कुछ ना कुछ हमें कोऑर्डिनेट कंट्रोल कर रहा है और उसी के थ्रू हम कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। सो इन कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ हमारी बॉडी के अंदर मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर बॉडी है हमारी, क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं, हमारे पास एक सेल तो है नहीं, मल्टी सेलुलर है, तो हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है हम, एंड इसके पास बहुत अच्छे स्पेशल टिश्यूज है हमारी बॉडी में, एंड दीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। तो अगर हमारी बॉडी जो भी कंट्रोल कर पा रही है और हम अपना चलना एक बैलेंस के साथ, बोलना, समझना चीजों को, तो वो सब हमारा जो भी हो पा रहा है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हो पा रहा है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, फिर हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सारी चीजें, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमने जो अपना रिस्पॉन्स दिया, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक करती है। तो इस चैप्टर में हम इसे फर्दर से स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एनिमल्स को लेकर नर्वस सिस्टम। सो इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आपको नर्वस सिस्टम को पढ़ना एंड मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने क्लास 9th में भी इनके बारे में ब्रीफली पढ़ा है, बट यहाँ पर आपके पास और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड्स आएंगे और कॉम्प्लेक्स हमारे पास डेफिनेशंस आएंगी। सो टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। किसी गर्म चीज को आप टच करते हो तो वो हमारे लिए डेंजरस रहता है, एंड वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हमें पता लगाना पड़ता है हमारी बॉडी को कि ये गर्म था, इसमें से हाथ हटाना, तो हम रिस्पॉन्स कर देते हैं अपना फटाफट। सो हाउ डू वी डिटेक्ट, कैसे बताते हैं हम? सिंपल है, अपने सेंसेस के थ्रू, यानी टच करके हमने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। So all information from our environment detected by the specialized tips of some nerve cells. तो हमारी बॉडी में क्या है, कुछ ऐसे नर्व सेल्स हैं जिनसे हम हेल्प्स लेकर अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्या एकदम से हमें गरम चीज है या ठंडी चीज है या उसको टच करके बता सकते हैं। सो दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। और ये जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, ईयर, आईज, टंग, स्किन,
ईयर हो गया, आईज हो गया, स्किन हो गई, टंग हो गई और नोज। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। इन 5 के 5 सेंस ऑर्गन्स के अंदर हमारे नर्व सेल्स घूम रहे हैं, नर्व सेल्स लोकेटेड है और इन्हीं की वजह से यहाँ पर जो हमारे रिसेप्टर्स है वो अवेलेबल है। इसी के थ्रू हमें पता लग जाती है चीजें कि स्मेल कैसी है, किसी चीज की आवाज कैसी आ रही है, और किसी चीज को आप टच करके बता सकते हो उसका सरफेस स्मूथ है या रफ है। सो सच एज इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन, ये हमें 5 हमें पता ही है। सो हमारे पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, विल डिटेक्ट टेस्ट। तो ये आप मार्क कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, कौन सा आपका रिसेप्टर है जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गस्टेटरी। एंड नेक्स्ट आपका है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है स्मेल, किसी चीज की स्मेल क्या है। तो हमारे नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। तो यहाँ पर आप जब अपनी नर्व सेल के बारे में स्टडी करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ डेंड्रिटिक टिप आएगी। वो मैं आपको जब नर्व सेल को एक्सप्लेन करूंगी तब साथ साथ डिस्कस करती चलूंगी। एंड इट सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जब हमारी नर्व सेल वर्क करती है तो वो जो वर्क करती है, एक आपकी नर्व सेल है, दूसरी यहाँ से लिंक कर जाती है, फिर तीसरी, ऐसे ही आपस में लिंक करके एक चेन बना के काम करते हैं, राइट। और ये जो चेन बना रहे हैं तो ये क्या कैरी कर रहे हैं, ये एक केमिकल हमारे पास केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये केमिकल्स हमारे पास एक तरह से कैरी कर रहे हैं। जैसे गाड़ियों की एक लाइन लगा लो, वो अपना जैसे एप्पल्स और बाकी सब कश्मीर से हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो सामान आ रहा है वो किसके थ्रू आया, ट्रक के थ्रू। तो जो हमारी नर्व सेल है वो ट्रक का काम कर रही है वहां पर, और जो हमारा सामान है वो क्या है, वो केमिकल्स आ रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, यूजफुल हैं, जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए एलिजिबल बनाते हैं, केपेबल बनाते हैं। सो दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी। तो हमारे पास कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होती है, नर्व सेल्स को अगर आप देखोगे यहाँ पर लास्ट में आपके पास नर्व एंडिंग होती है, बीच में आपके पास एक्सिन होता है, एंड देन बीच में हमारे पास सेल बॉडी दिया हुआ है, न्यूक्लियस बिल्कुल यहाँ पर सर्कल डायग्रामेटिक में शो किया हुआ है, और डेंड्राइट्स होते हैं आपके जो कॉर्नर्स है। तो वहां डेंड्राइट्स के थ्रू जो नर्व है वो पकड़ती है केमिकल्स को और पूरे वहां तक लेकर जाती है आपकी नर्व सेल तक, और दूसरी से तीसरी ऐसे ट्रांसफर करती है। एंड देन अलोंग द एक्सिन से होती हुई नर्व एंडिंग तक ये चली जाती है। एट द एंड ऑफ द एक्सिन जब खत्म होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ चली जाती है, केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज भी कर देती है। कुछ अमाउंट का रिलीज हो जाता है, कुछ वो नेक्स्ट चेन में कैरी करती चलती है। So these chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron। तो ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट न्यूरॉन अब शुरू हो गई, जैसे नर्व एंडिंग हुई तो दूसरे वाली की आपकी जो डेंड्राइट्स है वो स्टार्ट हो गई, ये एक दूसरे से लिंक करते हुए चलते रहते हैं। और हमारे पास यहाँ जो केमिकल क्रॉस करा है, जिस केमिकल को हम बोलते हैं जो हमारे बीच में थोड़ा सा गैप है, एक की एंडिंग हुई है दूसरे की बिगिनिंग हुई है नर्व सेल की, उसके बीच में जो गैप है उसे आप साइनैप्स बोलते हैं। एंड दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इंपल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। तो हमारे पास जो सिमिलर साइनैप्स दिया हुआ है फाइनली अलाउ कर देता है कि हमारी जो डिलीवरी है, मतलब मैंने आपको बताया था सामान की तरह लेके जा रही है, डिलीवरी है हमारी इंपल्सेस की। इंपल्सेस और केमिकल्स जो मैं बता रही हूँ बोथ आर द सेम थिंग। फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल, न्यूरॉन से दूसरे सेल को देना है, सच एज मसल्स को देना है अगर मसल का काम है, ग्लैंड्स को भेजना है, ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर, वो भी हम फर्दर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा अच्छे से डीपली रीड करेंगे। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of organized network of nerve cells and neurons, and it is specialized for conducting information via electrical impulses। ही घूम रहे हैं हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो उसे ही आप नर्वस सिस्टम का पार्ट कहते हैं। और नर्वस सिस्टम जो होती है किसका एक तरह का नेटवर्क है, चैनल है पूरा, किसका, नर्व सेल्स के बारे में बात करते हैं। नर्व सेल अगर एक है तो आप उसको न्यूरॉन कहते हैं सिंगुलर फॉर्म में। आपको यहाँ पर न्यूरॉन दिया हुआ है ऊपर, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, फर्स्ट पार्ट यहाँ दिया हुआ है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, डेंड्राइट था, दूसरे में ट्रैवल करती हुई आई है तो वो आपका एक्सिन था, तीसरे के अंदर कन्वर्ट हो गई, अब वो इम्पल्स आपका कन्वर्ट हो गया इनटू केमिकल सिग्नल, और फिर हमने इसको भेज दिया अपने मसल्स में भेजना है, मसल्स के लिए था उसका रास्ता तो उसमें भेज दिया, ग्लैंड्स में भेजना है। तो मतलब अगर हमारे ब्रेन ने कोई मैसेज दिया
दिया है तो वो हमारा नर्व सेल पूरी बॉडी में लेके घूम रहा है। अगर ब्रेन ने ये कहा है कि चलो, तो वो हमारे कौन से अपने लेग्स और हमारे जो भी मसल्स हैं, लोअर मसल्स होगी हमारी बॉडी में जितनी भी, उनमें जाएगा। फिर हमारे पास अगर हाथ को हिलाना है तो वो उस अकॉर्डिंग हमारी मसल्स के अंदर जाएगा वो मैसेज। अगर हमें और कोई काम के लिए बोला गया है, माइंड हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, तो फिर उस ग्लैंड में चला जाएगा। So is there a differences in how sugar and food taste if your nose is blocked? तो क्या आपको पता चल जाता है अगर आपकी नाक बंद रहती है कि शुगर एंड फूड टेस्ट कैसा टेस्ट करता है वो? इफ सो व्हाई माइट दिस सो बी हैपनिंग? ये क्यों हो रहा है, आपको क्यों नहीं पता लगता? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो हमारा ऑल्फैक्टरी की रिसेप्टर की बात करिए, आप कह दो वर्क प्रॉपर्ली नहीं करेगा अगर आपका नोज ब्लॉक रहेगा तो आपको इस सिचुएशन से पता लग गया कि आपको कोल्ड हो गया है। यस। Now what happens in reflex section? Reflex section basically क्या होता है? So reflex section के बारे में हम स्टडी करते हैं। Reflex एक वर्ड है and it is commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment, जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। हम अगर सोच समझ के कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन, वो हमने सोचा हुआ एक्शन है हमारा। बट जो अचानक से सडनली हो जाए, जिसमें हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेके गई ही नहीं है, तब हमारा जो एक्शन है जिसकी वजह से हमने सडनली रिस्पॉन्स कर दिया, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। When I jump out of the way of the bus reflexly, I pulled my hand back from flame. गलती से हाथ लग गया मेरा उस पर, जो फ्लेम जल रही थी, मोमबत्ती जल रही थी, वो मैंने खींच लिया फटाफट। बस चल रही है, चलती बस में मैं कूद गया, सोचा नहीं मैंने कुछ भी, वो भी मेरा रिफ्लेक्स एक्शन है। I was so hungry, my mouth started watering. अगर कोई भूखा होता है, बहुत टाइम हो गया उसको भूख लग रही है, तो उसके माउथ से ऑटोमेटिकली माउथ से वाटर निकलने लगता है। So what exactly do we mean? So a common idea in all such example is that when we do something without thinking about it, तो आप रिफ्लेक्स एक्शन ये लगा लो जब बिना सोचे समझे, ब्रेन का यूज हो ही नहीं रहा, तो उन एक्शंस को आप बोलते हो रिफ्लेक्स एक्शन। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, सोचना ही नहीं है बाद में क्या होएगा, कंट्रोल में ही नहीं है अभी बॉडी हमारी। तो इन सिचुएशंस व्हेन वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, बस हमको चाहिए कि जो अपना एनवायरनमेंट था ना उसको बदलो। अगर बस के कोने पे खड़ी हूँ तो दिमाग में यही है कि मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा स्टैंड आने वाला है, तो मैं बस कैसे उतर जाऊं, ये दिमाग में चलता रहता है। लेकिन ये नहीं सोचना कि कैसे करना है वो काम, कब करना है, एनवायरनमेंट को बदलना है, बस ये रिस्पॉन्स हमने कर देना है। ये सोचना ही नहीं है कि रिस्पॉन्स करना क्या है, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी कर जाती है। सो हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन? तो ब्रेन के बारे में तो आप देख चुके हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाती है वो हम फर्दर स्टडी करते हैं। सो टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल, टचिंग अ फ्लेम इन एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। गलती से मोमबत्ती की फ्लेम पे हाथ चला गया, फॉर एनी एनिमल हो या हम भी हो, तो कैसे रिस्पॉन्स करोगे? इजी है, हटा लोगे हाथ फटाफट से। वन सिमिलरली सिंपल वेज टू थिंक कॉन्साइज हमारे पास दिया हुआ है अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न्ड। अचानक से आप कॉन्शियस हो जाते हो कि मेरा तो अचानक से डर लगता है, बहुत ज्यादा फील वो करते हो, तो आप क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई मेरा हाथ जल जाएगा, हटाने में ही फायदा है। So an important question is that how long will it take us to think all this? तो ज्यादा सोचने में, तो फिर अगर सोचने लगेंगे तो ब्रेन काम करना हमारा वो हो जाएगा। देन आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तुम सोचोगे जब आपके पास हाथ आपका बिल्कुल फ्लेम में गया हुआ है? नहीं सोचेंगे जी। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, तो जैसा कि हमने बताया अभी पीछे, नर्व कैसे काम कर रही थी कि पहले ब्रेन के पास भेजा, फिर वो ब्रेन से लेकर आई, फिर उसने कैसे कैसे ट्रांसफर किया हमारे इम्पल्सेस को, केमिकल्स को। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लंबा इन द सेंस उससे रिलेटिवली लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई काम करना है तो हमारा जो ब्रेन है वो जल्दी काम नहीं कर सकता, कर सकता है। बट एज कंपेयर टू रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा इमीडिएट एक्शन होता है। ब्रेन तो उससे ज्यादा ही टाइम लेता है रिजल्ट देने में। So thinking is also likely to involve the creation of such impulses. तो अगर impulses बनने लगेंगी तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं परफॉर्म हुआ, फिर तो आपका वही जो हमारा न्यूरॉन वाला प्रोसेस था वो चल गया। थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सोचना एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, बिल्कुल हमें पता है। सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस ऑफ मेनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स का लिंक होता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये।
But in this case, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense network. और सोचने वाला बंदा जब सोचने लगता है कुछ तो वो टाइम लेता ही है, क्योंकि जो हमारा थिंकिंग टिश्यू है, सोचने के लिए जिस टिश्यू का इस्तेमाल होता है वो बहुत ज्यादा नेटवर्क से भरा हुआ है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, रिसीव सिग्नल फ्रॉम आर ऑल ओवर द बॉडी विच. अब स्कल हमारे अंदर जो ब्रेन दिया हुआ है, स्कल के अंदर हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स है वहां जाएगा सारे इम्पल्सेस, वहां से सिग्नल रिसीव होंगे, फिर रिस्पॉन्स होएगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. Obviously, in order to receive these signals, the thinking part of the brain in the skull must be connected to nerve से connected है. हमारे जो skull है, skull के अंदर brain है, brain के further parts है या types कह लो आप लोग, वहां गई न्यूरॉन, फिर पहले तो उसने बॉडी से जो सेंसेस फील किया वो दिमाग तक लेकर गई, फिर दिमाग से ब्रेन से वापस लेकर आई और फिर उसने रिस्पॉन्ड किया. देन हमारा जो सिमिलरली इफ दिस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, तब हमारी बॉडी ने कहा या ब्रेन ने कहा कि अपनी बॉडी के पार्ट को, मसल को रिमूव कर लो. नर्व्स must carry this signal back to different parts of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, तो ये सब जब होगा जब आप गर्म कोई चीज टच कर रहे हो. क्यों? क्योंकि एकदम से आप सोचोगे मेरा तो हाथ जल रहा है. हाउ डज द डिजाइन ऑफ बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, if the nerve that detect heat were to be connected to the nerves that moves muscles in a simpler way, तो इतना लंबा प्रोसेस करना ब्रेन वाला थोड़ा ज्यादा पड़ेगा. इससे बढ़िया सिंपल है, आपकी जो नर्व्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, उसने हीट को सेंसेट किया, सेंसेशन हुई उसको ऐसी, और उसने फटाफट से ब्रेन को भेजे बिना ही सिंपल तरीके से मसल्स मूव कर ली. अब इस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि सिग्नल डिटेक्ट हुआ, इनपुट एंड रिस्पॉन्ड भी हुआ आपका, लेकिन कंप्लीटली हुआ और क्विकली हो गया. सो सच अ कनेक्शन कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. तो जब आपके पास ब्रेन तक गया ही नहीं है वो प्रोसेस, तब हमारे पास हमारे 3 स्टेजेस हुए यहाँ पे. पहले हमारी सेंसेशन हुई हीट की, पहला स्टेज था. दूसरे में जो नर्व्स थी वो सीधा कनेक्टेड थी, अब की बार मसल से सीधा कनेक्टेड थी, दूसरा स्टेज था. और हमारी जो सिग्नल्स थे वो फटाफट से आए और हमने तीसरे स्टेप पे तो रिस्पॉन्ड ही कर दिया, क्योंकि मसल ने कहा भाई हटा ले हाथ, मैंने हटा लिया, बात खत्म. ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क है. इसके अंदर ब्रेन का कोई पार्ट हमें या फिर कोई स्टेज दिया नहीं हुआ. सो वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड? कहाँ पे बने होते हैं? इनपुट नर्व में या आउटपुट नर्व में? सो द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर. तो हमें बताया गया है जहां पर दो न्यूरॉन्स मीट कर रही होती है, नर्व्स मीट कर रही होती है, दे ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो हमें यहाँ पर रोल बताया जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का, जहां बहुत सारी हमारी जो न्यूरॉन्स है वो मीट कर रही है, वो वहां फॉर्म करती है स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? आपके ब्रेन तक पहुंचने के रास्ते में है. सो रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड. तो अब हमें समझ आया कि यहाँ ब्रेन का तो काम नहीं है, बट यहाँ स्पाइनल कॉर्ड्स का काम है. तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, लेकिन जो आधा रास्ता है जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स है, वहां पर हमारे बंचेस ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ वर्क कर रही हैं, वहां तक हमारे पास ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का आपका डिसीजन है कि हाथ हटाना है या नहीं, वहां तक पहुंच जाता है. सो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमंस में तो होती है, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ. ऐसा नहीं है कि एक और बात, एनिमल्स हमारी तरह सोच नहीं सकते, इतना ब्रेन उनका है नहीं. तो ये आप सोचिए कि उनके अंदर ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला एक्शन है वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, क्योंकि चलो हमारे पास तो दिमाग है, हम तो सोच सकते हैं. अगर अपने को रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ, हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं, दूर आ गया, हमारा जो मैसेज था वो पूरा ब्रेन तक आ गया, हम तो डिसीजन लेट ले लेंगे चलो थोड़ा सा. लेकिन एनिमल्स का जो ब्रेन होता है वो इतना वर्क करता नहीं है, तो उनका जो ऑप्शन है 99% वो स्पाइनल कॉर्ड पे ही डिपेंड करता है. तो अगर आप किसी डॉग को भी देखो, उसमें हल्का सा पानी का छींटा डाल दो, आप पानी के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या कुछ भी लिक्विड फॉर्म में आप उसको डालोगे, उसको सेंसेशन फील होगी, और उसका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ही काम कर रहा है, उसका ब्रेन उन तक पहुंचा ही नहीं है. और वैसे भी उनका ब्रेन हमसे तो बहुत लेवल कम काम करता है, तभी दे आर कॉल्ड एनिमल्स. तो जैसे ही उसको फील हुआ, सेंसेशन हुई, उसकी जो सेंसेशंस थी फर्स्ट स्टेज पे यहाँ आई, दूसरे स्टेप में न्यूरॉन्स जाके स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्राइक अप किया और स्पाइनल कॉर्ड ने कहा भाई हट जाओ वहां से, तो वहां से हट गया, भाग गया.
सो इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन, उनके पास कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन जो थिंकिंग के लिए चाहिए, जो ब्रेन में स्थित है हमारे, है ही नहीं एनिमल्स में। सो इट इज क्वाइट लाइकली कि उनके पास रिफ्लेक्स आर्क वाला सिस्टम थोड़ा ज्यादा होगा। रिफ्लेक्स आर्क यहाँ रिफ्लेक्स सिस्टम है जहां पे आप रिस्पॉन्स करके रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हो परफॉर्म। So it is in the absence of true thought processes. However, even after complex neuron network होने के बाद भी ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये सोचो आप, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जो ब्रेन है वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कर सकता है, उसके पास सब कुछ है। इवन तब भी अगर बहुत जल्दी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेके सीधा अपना रिफ्लेक्स आर्क प्ले कर रही है और एक्शन हमारा रिफ्लेक्स हो जा रहा है। तो जिनके अंदर है ही नहीं कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के लिए, एनिमल्स की बात हो रही, तो वहां तो फिर ऑप्शन ज्यादा किस पे हम डिपेंड करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के। सो हाउएवर इवन आफ्टर ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज। तो आप रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म करते हो तो इससे आपका क्या होता है, आपके क्विक रिस्पॉन्स आ जाते हैं और इन्हीं क्विक रिस्पॉन्सेज को वी कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस? यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है रिफ्लेक्स आर्क का 6.2। आपने रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया था जो स्किन है उस पर भी रिसेप्टर हो गई, वहां हीट फील हुई, सेंसरी न्यूरॉन फटाफट से गई, और जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी आधे रास्ते तक है, मैंने आपको बताया था, उससे आगे ब्रेन का रास्ता जाता है इनका। सो हाफ वे तक ही स्पाइनल कॉर्ड ने मिला और उसी ने डिसीजन बना लिया अपने आप, और स्पाइनल कॉर्ड ने फिर अपनी दूसरी, एक होती है मैसेज ले जाने वाली जो यहाँ तक लाई है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, उस न्यूरॉन को वी कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। एक होती है जो मैसेज लेके आई है कि भाई अब तूने ये एक्शन करना है, ये काम करना है, हाथ हटाना है, तो वो हमारी मोटर न्यूरॉन होती है। तो सेंसरी न्यूरॉन जाती हुई दिख रही है आप लोगों को, स्पाइनल कॉर्ड तक आई है, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लेके मोटर न्यूरॉन को भेजा, भैया हाथ हटा लो। तो ये जो इफेक्टर आया हमारा, मसल्स जो थी, अब हमारा हाथ मसल्स के थ्रू हट जाएगा। अब हम हटा लेंगे क्योंकि मोटर न्यूरॉन ने मसल को ऑर्डर दे दिया है कि भाई मसल हटाओ अपनी, हाथ हटाओ अपना। तो ये था आप लोगों का रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा ह्यूमन ब्रेन। पूरे ह्यूमन ब्रेन के लिए मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी, एंड उसके बाद भी हमारे पास हॉर्मोन्स को लेकर और प्लांट्स को लेकर एक पार्ट और आएगा। सो स्टे ट्यून। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।